खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डिवोर्स एंड चाइल्ड कस्टडी लिटिगेशन के मामले में आज जिस अहम मौजू को मुझे डिस्कस करना है वो है जी खर्चा केस के अंदर जो बीवी की जानिब से किया जाता है बच्चों के खर्चा के हवाले से, उसके लिए जवाब दावा कैसे तैयार किया जाए। तो कुछ दिनों पहले की बात है, एक साहब ने मुझसे रब्ता किया। उनके 3 बच्चे हैं, उनकी बेगम साहिबा जनाब घर से चली गई। और इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि वो पहले तो घर से चली गई और ये लोग यही समझते रहे कि जनाब एक दो दिन का मामला, नाराज़गी है, ये वो वापस आ जाएंगी। लेकिन वो मोहतरमा ने क्या किया कि जाते साथ उन्होंने जनाब एक FIR कटवा दी और घरेलू मारपीट, घरेलू तशद्दुद की, मारपीट की। और वो FIR सिर्फ अपने शोहर के खिलाफ नहीं कटवाई, शोहर की माँ यानी कि अपनी सास और शोहर की बहन के खिलाफ, यानी कि 3 लोगों के खिलाफ घरेलू तशद्दुद की, मारपीट की FIR कटवा दी। और फिर बाल जो होता है, थोड़ी सी भागम भाग लगी इन साहब की, और फिर उसके बाद से जमानतें करवा ली इन्हें सबकी, और बारह अभी ट्रायल चलना है और कोर्ट में पेशियां डल रही। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि मैंने अब ये साहब के खिलाफ वो एक तो पहले ये FIR वाला मामला हुआ, फिर उसके कुछ अरसे बाद ही यानी कि जो बेगम साहिबा हैं उन्होंने जाकर खर्चे का केस कर दिया। वो खर्चे का केस कर दिया और रवायती तरीक़ेकार जिस तरह औरतें झूठ बोलती हैं, मैंने तो आज तक ज़िंदगी में जितने केसेस देखे हैं खर्चे के, तमाम केसेस में औरतों ने झूठ ही बोला है अपने शौहर की आमदन के बारे में, कि उसको लाखों रुपए मालियत कमाने वाला बनाकर पेश करती हैं। और जनाब इन्होंने भी कोई 80,000 रुपया खर्चा मांगा हुआ था, 20,000 रुपया फी कस के हिसाब से, 20,000 रुपया 3 बच्चों का और 20,000 रुपया अपना खर्चा मोहतरमा ने मांगा हुआ था। तो इस वीडियो बनाने का मकसद जो है जनाब वाला, मैं पहले क्लियर कर दूँ कि मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ और ना मेरा कोई लेना देना है कानूनी प्रोफेशन से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये बताने का, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों में एक सोच डेवलप हो जाए। जितने लोग भी इस तरह के झूठे केसेस, झूठी मुकदमेबाजी, फैमिली मुकदमात में मर्द हजरात फंसे हुए हैं, अपनी बीवियों की जानिब से फंसाए गए हैं चक्करबाजी से, नौसरबाजी के तहत, वो किस तरीके से अपने केस को डिफेंड करें। इस केस की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंसाफ ने कहा जी ये केस मैं इन पर्सन जो है, मैं वकील जो है नहीं करना चाहता, इसको इन पर्सन लेके चलना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताएं कि ये कैसे चलना है। तो पहली तो बात ये है कि ये केस जब उन्होंने मुझसे रब्ता किया, करवाया गया मुझसे जब उनका रब्ता, तो उससे अगले दिन ही उनका केस लगा हुआ था। नोटिस वसूल कर चुके थे खर्चे के केस का। और फिर मैंने बहरहाल जब उनसे पूछा, बैकग्राउंड लिया, हिस्ट्री क्या है, क्या मामला चले हैं, ये बेगम साहिबा, असल जो सवाल है उसका मुझे जवाब दें कि ये बेगम साहिबा को आखिर किस चीज़ की लालच है और वो आपसे क्या डिमांड कर रही थी जो आपने पूरी नहीं की, जिसकी बदले में आपके साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। तो चूँकि मेरे पास बहुत सारे केसेस मुझे सुनने का मौका मिलता है, बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं इस हवाले से, अपनी कहानियाँ बताते हैं, फंसे हुए हैं लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से, हर किसी की बीवी ने मुख्तलिफ तरीके से चक्कर उसको दिया हुआ है। तो इन्होंने फिर बताया कि जनाब कहानी ये है कि मैं तकरीबन जो है कुछ कई साल जो है वो बैरून मुल्क रहा हूँ, ठीक है, और मेरी बीवी जो है वो यहाँ रह रही थी। और उस दौरान जो है बहरहाल हमारी लाइफ भी हंसी खुशी ठीक चल रही थी। पहले बेगम साहिबा ने मुझे कहानी डाली है कि जी तुम्हें अब वापस आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर जो है इकट्ठे ज़िंदगी गुजारते हैं, यहाँ पर ज़िंदगी ना इकट्ठे, ठीक है, कमाओ, कम कम पैसे कमा लोगे लेकिन ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, साथ साथ गुजरेगी। तो ये भाषण देकर जनाब बेगम साहिबा ने पहले इन्हें मुल्क से बाहर से इधर बुलवाया, ये जनाब छोड़ छाड़ के सब कुछ इधर आ गए। इधर आ गए तो जाहिर सी बात है कि यकदम तो कोई जॉब नहीं मिल जाती, यकदम तो इंसान सेटलमेंट की तरफ नहीं चला जाता। जाहिर है इंसान वही पैसे जो उसने जोड़े होते हैं या कोई सेविंग्स थोड़ी बहुत जो की होती है उसी से खर्चा करता है, वही खाता पीता रहता है, उसी से खर्चे अखराजात चलते रहते हैं। इस दौरान कोशिश करता रहता है और नया काम ढूंढने की यहाँ पर भी, लेकिन इन साहब को इतनी फुर्सत ही नहीं मिली कि जनाब चंद माह के अंदर अंदर ये सारी गेम डल गई इनके साथ। वो पहले वापस आए हैं, वापस आके फिर बेगम साहिबा ने नया मुतालबा रख दिया कि मुझे जो है वो अलग घर चाहिए, और अलग घर जनाब जो है वो कम से कम 1 करोड़ रुपए की मालियत का जो है वो लेकर दिया जाए और वो मेरे नाम किया जाए। तो शुरू में तो इन्होंने इग्नोर किया कि जनाब वालदैन को छोड़ने की क्या ज़रूरत है, मतलब वालदैन के साथ रह रहे हैं और ये कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम भी नहीं है। तो वो बात पहले तो बात तक रही, ठीक है, फिर बेगम साहिबा अचानक से सीरियस होना शुरू होगी इस मामले के ऊपर कि जनाब घर लेना है और घर मेरे नाम करवाना है, तो ये लाजमी करवाना है, मतलब इसके बगैर तो मतलब गुजारा ही नहीं है।
इन बहरहाल इंसाफ ने इनकार कर दिया कि नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने वालिदैन को नहीं छोड़ सकता। तो इसी घर में हम रह रहे हैं और गुजारा चल रहा है, निज़ाम सारा ठीक चल रहा है, कोई इसमें कबात नहीं है, बच्चे पल रहे हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। बहरहाल वो जनाब इशू जो है वो बढ़ता गया और फिर इसी तरह एक दिन अचानक बेगम साहिबा ने बहाना मार के, और इस तरह के केसेस में मैं अक्सर यही देखता हूँ कि कोई ना कोई बहाना बनाया जाता है, ठीक है, और बहाना बना के बेगम साहिबा जनाब चुप करके घर से निकल जाती हैं। तमाम वैल्यूएबल आइटम्स जो सोना ज्वेलरी वगैरह होता है वो लाजमी तौर पर औरत अपने साथ लेकर गायब करके निकल जाती है, जो कि शौहर ने उसको दिया होता है। इस केस में भी यही था, मैंने पूछा तो पता चला जी 6.5 तोला सोना जो है वो बेगम साहिबा लेकर गई हुई हैं। और उन्होंने जब FIR करवाई थी, उन्होंने ज़मानतें करवाई, और ज़मानतें करवाने के साथ फिर उन्होंने जनाब वो खर्चे का दावा कर दिया। खर्चे का दावा करने के कुछ दिनों बाद जो है इन्होंने भी हकूक़ ज़ानशोई, जो कंजुगल राइट्स का दावा होता है घर बसाने का, वो अपनी बीवी के लिए किया था। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंजुगल राइट्स का दावा जो है बाद में हुआ है। तो ये कहा जाता है कि जब कंजुगल राइट्स का दावा बाद में होता है ना, तो उसमें अगर बीवी घर नहीं बसाती आके, तो फिर भी आपका जो है वो मर्द का उज़र नहीं माना जाता खर्चा ना देने का, कि वो फिर भी उस पर खर्चा लगाया जाता है कि वो खर्चा देने का पाबंद है, वो खर्चा लाजमी देगा। बीवी की नाफरमानी पर उसका खर्चा जो है वो ना देने का जवाब बनता नहीं, क्योंकि उसने कंजुगल राइट्स का केस जो है बाद में किया, खर्चे का केस पहले हुआ है। बार ये इंटरेस्टिंग बात मैंने यहाँ पर की, अब आगे चलते हैं इसके ऊपर। तो जब मेरे पास ये चीज़ आई तो मैंने तो कहा जी आप इसको अगले ही दिन जब आपने इसको ज्वाइन करना है आप अदालत पेश हो जाएं। अदालत में जो है ये जो केस है वो सियालकोट शहर का है, और शहर बाकी तो मैं एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं बता सकता, हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है। शहर का नाम बताने का मकसद ये कि इससे आपको पता चलता रहता है कि क्या चल रहा है। तो जो हजरात जो हैं जिनके मुकदमा सियालकोट में चल रहे होंगे उनको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से मुकदमात वहाँ पर चल रहे हैं, कितना खर्चा लग रहा है, इससे कुछ आइडिया हो जाता है। अब हुआ ये कि नेक्स्ट डे मैंने कहा कि जी आपने जज के सामने पेश हो जाना है। जज के सामने पेश होकर आपने एक ही बात करनी है कि जनाब मैं वकील अफोर्ड नहीं कर सकता और मैं अपना केस इन पर्सन लड़ूंगा, तो मुझे जनाब मोहलत दी जाए 15 दिन की, 2 हफ्तों की मोहलत दी जाए। मैं 2 वीक्स में केस स्टडी करके इसका जवाब दावा जो है वो दाखिल कर दूंगा। तो बहरहाल वो खातून जो हैं जज साहबा थी, उनकी समझ में ये बात आ गई। उन्होंने सवाल किया इनसे कि जनाब आपने के साथ ये क्या मामला है, FIR भी हुई है, तो आपने घर बसाने की कोशिश नहीं की? तो इन्होंने कहा जी मैंने घर बसाने का दावा कर रखा है जनाब की अदालत में ही, लेकिन जो है वो ये किसी तरफ भी आने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल ये उस दिन बात हुई और जज साहबा ने एग्री किया, ठीक है, उन्होंने डेट दे दी। लेकिन उसमें एक बात ये हुई कि जवाब दावा अभी देना है 15 दिन के बाद, लेकिन जज साहबा ने उसी दिन खर्चा अनाउंस कर दिया उसका ऑर्डर के अंदर। और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये कि बीवी का खर्चा नहीं लगाया, तमाम बच्चों का खर्चा लगाया, आर्जी खर्चा लगाया, और आर्जी खर्चा सिर्फ 4-4 हज़ार रुपये जनाब लगा। टोटल 12,000 रुपये खर्चा लगाया गया 3 बच्चों का, जो कि आप समझते हैं कि सियालकोट जैसे शहर में दूध पीते बच्चे का भी इतना खर्चा नहीं लगता है, ये तो बच्चे फिर भी बड़े हैं। तो ये जनाब खर्चा लगा दिया गया। अब मैंने जब इनसे पूछा कि जी आप, इन्होंने चूँकि जवाब दावा तैयार करना था, मैंने पूछा जी आपके चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो पता लगा जनाब जब से यहाँ आए हुए हैं कोई काम शाम नहीं, कभी कभी ऊबर पे कोई गाड़ी वगैरह चला लेते हैं। दूसरा जनाब वालदा जो है वो कैंसर की पेशेंट है मुस्तकिल, जब जहाँ पे वो कैंसर की पेशेंट है तो उनके इलाज मुआवजे पर भी बहुत ज़्यादा रुपया पैसा खर्च हो रहा होगा। और तीसरा ये कि इन साहब के अंदर भी एक बीमारी डायग्नोज हुई है जो कि मतलब समझ लें कि हराम मगज़ से, और जो है वो ताल्लुक़ है इसका, कोई आती है कोई वेन वो काम नहीं कर रही सही तरीके से, जिसकी वजह से इनका ये भी बीमार रहते हैं, इनका भी इलाज चल रहा है। अब ये 3-4 चीज़ें जो वो चैलेंज हैं। और मैंने पूछा जी आप बसाना चाहते हैं बीवी? उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल बसाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वो घर आ जाए, और मुझे तो लगता है मेरी बीवी को बहकाया गया है, उसको समझ नहीं है, और जो है ना वो बहकावे में आकर ये काम कर रही है। सबसे पहली बात तो मैंने उनको ये बताई कि जनाब ये बात समझ लें कि ये जो बीवियाँ जो होती हैं इन्होंने बच्चे पैदा कर लिए, ये कोई 18 साल की लड़की नहीं है जिसको कोई बहका देगा। इन्हें सारी अक्ल है, और ये सारा कुछ जो हो रहा है और जो कुछ आपने पास बताया है, जो हिस्ट्री बताई है, कंफर्म ये 100% आपकी बेगम ही कर रही है, और ये झूठी FIR आपके ऊपर बनाई गई है, और आप खुद देख लेंगे अपनी आंखों से। नेक्स्ट डेट पे जब आप जवाब दावा दाखिल करने जाएंगे
और दूसरी पार्टी जो घर बसाने का दावा किया उसने मसालियत की डेट भी रखी थी जज साहबा ने सेम डे पे। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बीवी क्या चाहती है। तो मेरा तो तजुर्बा यही कहता है जनाब कि बीवी इस सारी नौसरबाजी में नंबर 1 पे है और वो ही ये सारा कुछ करवा रही है। सिर्फ औरतों की टेक्निक होती है कि जनाब दूसरों को आगे कर देती हैं कि कल को जनाब जब काम बन जाएगा तो मैं तो मासूम बन जाऊंगी कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मेरे तो भाइयों ने, मेरे भाई ने, बाप ने ये सब कुछ किया। ठीक है, अब इसमें 3-4 चीज़ें थी फिर कि उन्होंने कहा जी, मैंने कहा जी बच्चों का खर्चा आपने जो है वो पे किया अभी तक किसी भी शक्ल में? उन्होंने कहा जी बच्चों का खर्चा बिल्कुल मैंने भेजा है, डाकखाने के ज़रिए भेजा था पहले, उन्होंने रिसीव नहीं किया, इनकार कर दिया लेने से। फिर जायज़ कैश अकाउंट में बेगम साहिबा ने को जब दिया है तो वो उन्होंने उस पर कोई इतराज़ नहीं, वो उन्होंने रख लिया। ठीक है, तो 3-4 बार मैंने बच्चों का खर्चा भी भेजा है। तो इस केस में फिर जब जवाब दावा फिर मैंने जो कुछ सजेशंस दी, मैंने फिर वही कहा कि मैंने जो कुछ लोगों के केसेस में मैं होता देख रहा हूँ उस बुनियाद के ऊपर कोई 3-4 चीज़ें मैं बूटी पुटी यहाँ पर अर्ज करूँगा। पहली बात है कि जब आपके ऊपर मुकदमा होता है आपने उसको डिफेंड करना है। तो जब आप डिफेंड करते हैं ना तो कानून में एक बात कही जाती है, ये वकला की प्रैक्टिस में भी ये बात की जाती है कि आपने ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ नहीं होती है कि क्या कहना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कानून की नज़र में कि आपने क्या नहीं कहना। कोई आप ऐसी गलत बात ना कर दें जो कि बाद में आप ही के खिलाफ इस्तेमाल हो जाए। तो पहली बात ये है कि इसमें हुआ ये कि उन्होंने जनाब को कहा कि जी इसको मार पीट के निकाला गया और इसके ऊपर तशद्दुद हुआ था। बाल उसके बता दिया कि जी ये ऐसा कुछ भी नहीं और कोई तशद्दुद मार पीट नहीं हुआ, साफ उस चीज़ से इनकार किया। बहरहाल वो एक अलग केस चल रहा है क्योंकि ये उस FIR वाले मामले में भी फंसे हुए हैं। तो FIR वाले केस में क्या हो रहा है कि वहाँ पे तो वकील उन्होंने किया हुआ है और वो केस ज्वाइन कर लिया है और जैसा कि होता है झूठी FIRों में हमेशा की तरह कि वो जनाब ये माँ और बेटा जो है हर तारीख को जाके जज के सामने बैठ जाते हैं, बैठे रहते हैं और काफ़ी टाइम स्पेंड करके जनाब अगली डेट लेके आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली फौजदारी केस में जो है जब आपके खिलाफ FIR हुई होती है तो वहाँ पर आप जल्दी नहीं मचा सकते। ठीक, उसका यही तरीक़ाकार है कि आप इसी के टाइम निकालें और अपना एक लॉग बनाएं हाज़िरी का कि जनाब आप रेगुलर हाजिर हो रहे हैं, रेगुलर हाजिर हो रहे हैं, रेगुलर हाजिर हो रहे हैं। वो इस तरह इम्पैक्ट बनता जाता है। ज़ाहिर सी बात है जज भी ऑब्जर्व कर रहा है, जज को भी पता है झूठी FIR है। ठीक है, जो मुद्दईया है वो खुद तो आती नहीं है अदालत के अंदर, तो एट दी एंड इसने खारिज ही होना है। तो लिहाजा लेकिन इसमें उस वक्त तक सब्र के साथ टाइम निकालना पड़ेगा। अगर जल्दबाजी में चाहेंगे तो इसका नुकसान हो सकता है, सज़ा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इसका तरीक़ेकार तो यही कि जनाब जो फौजदारी वाला केस है अभी तो फ़िलहाल उसमें उसी तरह ही काम चलाएं। बहरहाल फिर जो इन्होंने खर्चे के केस में बताया जी मार पीट की है उससे इनकार करें, बिल्कुल कतई तौर पर कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठी कहानी बनाई गई है। और दूसरी बात है कि मेडिकल जो हुआ है बीवी ने जो पेश किया और मेडिकल के अंदर भी यही बात लिखी हुई है कि डॉक्टर ने जो चोटों का जिक्र किया है उसके बाद डॉक्टर ने इसको सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर जो इंक्वायरी ऑफिसर है पुलिस का वो जो है इसके ऊपर बात करेगा कि ये वाकई इन्होंने हिट किया है या किसी और वजह से हुआ है हिट। तो वो पुलिस ने भी इनके खिलाफ ही बयान लिखा हुआ है जिस तरह पुलिस करती होती है, जो हमारे यहाँ मशहूर है कि किस तरीके से FIR झूठी कटवाई जाती हैं और क्या क्या होता है उसके बाद। फिर तीसरी जो चीज़ बड़ी अहम थी इसके अंदर कि इन्होंने 20,000 रुपये माहवार खर्चा मांगा है और बताया कि जी ये कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो मैंने इनको ये सजेस्ट किया कि आपने इस चीज़ से भी इनकार करना है कि मेरा कोई कारोबार नहीं है जनाब, लेकिन यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने डिफ़ाइन भी करना है कि आप करते क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हज़रात गलती करते हैं जनाब, बिल्कुल लिख देते हैं जी मैं तो बेरोज़गार हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। तो वो चीज़ गलत है, वो चीज़ अदालत में एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, ज़ाहिर है आप कोई ना कोई काम तो कर ही रहे होंगे अपना गुजारा चलाने के लिए, जब बच्चे आपके पास से, बच्चे आप कैसे पाल रहे थे? तो वो फिर उन्होंने बताया था कि मुझे कि मैं कभी-कभी ऊबर चला रहा था, तो फिर उस पे मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप लिखें कि मैं दिहाड़ी पर किराए की टैक्सी चलाता हूँ। तीसरी चीज़ जो है वो मारपीट के हवाले से बड़ी अहम थी यहाँ पर, तो मैंने इनको बताया कि आपने मेंशन करना है कि आपकी वालदा कैंसर की मरीज़ा हैं और तवील अरसे से उनका इलाज चल रहा है और उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी साथ लगानी है। इसके बाद आपने चीज़ मेंशन करनी है कि मैं खुद भी बीमार हूँ और मुझे ये बीमारी है, बीमारी का बाकायदा नाम लिखना है आपने रिपोर्टों से पढ़ के, ये क्या बीमारी है आपको, और फिर बताना है कि जी मेरा भी जो है वो इलाज चल रहा है और अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी साथ लगानी है। ये काम किया। इसके बाद से
ये साहब कह रहे थे कि जी मैं तो खर्चा भेजता रहा हूँ, ठीक है, और मैंने डाक खाने के जरिए भी भेजा है, मैं रसीदें सारी लगाने के लिए तैयार हूँ। बहरहाल मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप डाक खाने की रसीदें नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो तो उन्होंने रिसीव ही नहीं किया, लेने से इनकार किया। वो जो आपने जायज़ कैश करवाया है इनको, उसकी रसीदें आप लगाएंगे और उसमें आप लिखेंगे कि जनाब मैं इनको इसके जाने के बाद भी, गैर आबाद होने के बाद भी जो है वो इसको खर्चा भेजता रहा हूँ। और यहाँ पर बड़ी अहम बात कि ये नहीं लिखना कि मैं बीवी का खर्चा देता रहा हूँ, बच्चों का खर्चा देता रहा हूँ। आपने यहाँ लिखना कि मैं बच्चों का खर्चा भेजता रहा हूँ, नाबालिगान का खर्चा देता रहा हूँ। वरना ये चीज़ जो है वो अगला वकील जो है वो इस्तेमाल कर लेगा अपने आर्गूमेंट्स में कि जनाब बीवी का खर्चा भी लगना चाहिए, जब वो तो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि वो बीवी का खर्चा उसके गैर बात होने के बाद भी भेजता रहा है। तो अगर कोर्ट जो है उसमें यहाँ पे बीवी का खर्चा भी लगा, जबकि बीवी तो नाफरमान होकर गई हुई है, वो तो खुद नहीं बसना चाह रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा ये राय ये थी कि आप नाबालिगान का खर्चा जो है वो मेंशन करके नाबालिगान का खर्चा देता रहा हूँ, और डाक खाने की रसीदें यहाँ पर नहीं लगानी, क्योंकि वो खर्चा उन्होंने रिसीव ही नहीं किया, ठीक है। वो कहते नहीं जी मैं तो लगाना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं तो जिम्मेदार हूँ और मैं अपना जो कंडक्ट जो है वो अच्छा दिखाना चाहता हूँ। मैंने ये अर्ज किया कि ये खर्चे का केस है, खर्चे के केस में आपका कंडक्ट डिसाइड नहीं होना, खर्चे के केस में ये डिसाइड होना है कि आपसे पैसे कितने लिए जाएंगे हर महीने, आपके ऊपर कितना खर्चा लगाया जाए बच्चों का। तो ये बात जो है वो यहाँ पर बड़ी गौर तलब है कि आपने वो बात करनी है जिसमें आप 100% श्योर हैं। आप डाक खाने की रसीदें लगा देंगे, जब जिरा का टाइम आएगा तो उनका वकील जो है वो जिरा में आपसे वो जायज़ कैश वाली रसीदों का तो सवाल ही नहीं करेगा। वो सवाल ही सीधा ये करेगा कि जी आपने डाक खाने के जरिए इनको पैसे भेजे थे, इन्होंने रिसीव किए? आप कहेंगे नहीं, और बस वही चीज़ वो इस्तेमाल हो जाएगी फाइनल जजमेंट के अंदर कि जनाब कोई खर्चा खुर्चा नहीं देता रहता था। अब बाद में इन बारीकियों में पढ़ना कि नहीं जी वो तो सिर्फ डाक खाने की रसीदों के बारे में था, वो जायज़ कैश अकाउंट के बारे में नहीं था। तो जनाब पाकिस्तान की अदलिया 139वें नंबर पे आई है रैंकिंग के अंदर, तो वो किसी वजह से ही आई है। तो आप ये चीज़ें लेके फिरते रहेंगे, अपीलों में भी कोई नहीं सुनी जानी है आपकी ये बातें, ठीक है। तो इतनी बातें इतनी बारीक बीनियों में ना कोई भी नहीं है, बस वो बात आपकी आ गई बैठ वो ना आ गई वो ना लिखी जानी है आपके फैसले के अंदर, ठीक है। और वो चीज़ें आपको नुकसान दे सकती हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम जो जज हजरात जो हैं वो ऐसे ही करते हैं, भाई जिम्मेदार भी हो सकते हैं। बहरहाल मैंने तो वो बात बताई जनाब जो लोगों के केसेस में होती भी अमूमन यहाँ पे देखी जा रही है। और केस को डिफेंड करने का असूल भी यही कि आप अदालत में वो बात करें जिसमें आप 100% श्योर हैं। ये ना वाली बातें जो है ना इनको बीच में नहीं डालना चाहिए, वो मैंने नहीं लगाने दिया। दूसरी बात मैंने की कि जनाब आपकी जब बेगम साहबा गई हैं, आपने जब घर बसाने का दावा किया है तो क्या आपने मेंशन किया वहां पर कि जनाब ये इतना सोना और सोने की ये चीज़ें लेकर गई है, ठीक है। उन्होंने कहा जी नहीं मैंने उसमें तो मेंशन नहीं किया। वकील ने, जाहिर सी बात है वकील साहिबान जो है हमारे बना बनाया फॉर्मेट जो है वो बना के लगा देते होते हैं, वो इस तरह की बारीकियों में नहीं जाते, हर चीज़ को मेंशन ही नहीं करते हैं, ठीक है। जिसका एट दी एंड नुकसान किसको होता है? क्लाइंट को होता है। और इसके बाद भी वो कहते हैं कि गैर आबाद होने के बाद भी FIR वाले मामले में हमारी जमानतें हो गई हैं और ट्रायल के लिए भी स्टार्ट तो नहीं हुआ, ट्रायल डेटा डाल रही हैं। तो ये बेगम साहब एक दफ़ा फिर मेरे घर आई हैं और बच्चों का सामान, पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात वगैरह वो भी साथ ले गई हैं। मैंने कहा जनाब उसका भी जिक्र आपने किया घर बसाने के दावे में? उन्होंने कहा जी नहीं। मैंने कहा जी उधर नहीं किया तो फिर इधर करें, ठीक है, क्योंकि ये आपने ये सारी चीज़ें डालना ज़रूरी होती हैं ताकि कल को रिकॉर्ड में जो है वो कहीं ना कहीं काम आएंगी आपके, ठीक है। बहरहाल मैंने सोने की जहाँ तक बात थी, मैंने कहा आपके पास कोई सबूत है आपने बीवी को सोना दिया? उन्होंने कहा जी सबूत तो कोई नहीं, इधर 8-9 साल शादी को हो गए, 10 साल हो गए शादी को। तो हाँ, शादी की वीडियो में ये चीज़ है कि मेरे वालिद साहब जनाब इसको वो सोने का सेट पेश कर रहे हैं और वो डब्बे खोल के जो है वो दिखा रहे हैं उसके अंदर कि ये सामान दिया जा रहा है। मैंने कहा जनाब वो निकालें वीडियो, उस वीडियो को निकाल के उसके अंदर जो जो सीन है जहाँ पर वो आप वो सोना वो लड़की को हवाले कर रहे हैं उसकी तस्वीरें लगाएं साथ। इसके अलावा जो वो कह रहे थे जब बीवी आई थी अपना सामान समूह लेने के तो हमने वीडियो बनाई थी, क्योंकि मैं उस वक्त उसको जान चुका था, क्योंकि जो सोना है वो मुझे बताए बगैर गया है और मुझे प्रिटेंड ये किया गया कि वो सोना जो है वो लॉकर में पड़ा हुआ है और लॉकर लॉक है, ठीक है। लेकिन जब बाद में जाने के काफ़ी दिनों के बाद जब ये मामला बिगड़ता गया इस तरीके से वापस ना आई तो वो बहरहाल मैंने किसी तरीके से खोला तो देखा कि अंदर से सारा खाली है। वो बेगम साहब तो ले जा चुकी हैं सारा कुछ, वो सिर्फ प्रिटेंड करने के लिए, शोहर को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो वहाँ पर ये था कि जी ये सोना तो इधर ही पड़ा होगा। और इसी तरह ही होता है
सोना बहुत पहले ही जो है वो गायब कर दिया जाता है। जो शोहर का दिया वो भी होता है, वो भी शोहर के घर में नहीं रखा जाता अनफॉर्चुनेटली। तो ये यही चल रहा है, हमारे माशरे की यही हकीकत है। तो बहरहाल फिर मैंने कहा कि जनाब वो वीडियो में जब वो सामान लेने आई हैं मोहतरमा साहिबा, तो आप उसकी भी तस्वीर जो है वो निकालें उस वीडियो के अंदर से और उसको भी लगाएं। तो ये कंडक्ट आपने उसका देना है कि आप खर्चा भी पे करते रहे हैं बच्चों का, ठीक है। उसकी रसीदें सारी लगाई। फिर आप बीमार हैं, आपकी बीवी जो है आपकी जो है वो खिदमत करने के लिए भी राज़ी नहीं है, आपकी देखभाल के लिए इस करने से भी इंकारी है, इस चीज़ को भी मेंशन करें। और आप उसको बसाना चाह रहे हैं लेकिन वो वापस नहीं आ रही है, और इस चीज़ को भी मेंशन करें इस जवाब दावा के अंदर कि आपने मौजूद अदालत में घर बसाने का दावा भी महकूक ज़नाशोई का जो केस है वो भी कर रखा है, मगर जो मोहतरमा है वो नाफरमान होकर गैरआबाद हुई हैं और वो वापस आने के लिए तैयार नहीं है। तो जनाब एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट इस केस में ये आया। खैर ये जवाब दावा से पहले था, वैसे जवाब दावा के बाद होता है, ऑर्डर्स होते हैं, लेकिन बहरहाल जी क्या कह सकते हैं, जज साहिबान के इख्तियारात हैं, उन्होंने बेहतर यही समझा, उन्होंने जवाब दावा से पहले ही लगा दिया। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने खर्चा बहुत कम लगाया, खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं लगाया, और बाप की माली हैसियत जो है उसको देखते हुए जाहिर है। और इस चीज़ को भी मैंने कहा था कि आप मेंशन करें कि जनाब आप तो कर्ज़ई हो रहे हैं दिन ब दिन, क्योंकि माँ का कैंसर का ट्रीटमेंट है, उसमें पहले भी कुछ चीज़ें बिक चुकी हैं, घर की गाड़ी शाड़ी भी बिक चुकी है। तो और जाहिर है ये कैंसर का इलाज बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो इसके अंदर जायदादें लोगों की बिक जाती हैं जनाब, घर बिक जाते हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है। और जनाब खुद भी बीमार रहते हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जनाब जवाब दावा के अंदर उन्होंने मेंशन की, जवाब दावा उन्होंने दे दी है। अब मसालत की डेट है, नेक्स्ट डेट पे जो है वो इनिशियल काउंसलेशन होगी। अगर मसालत होती है दोनों पार्टीज़ के दरमियान तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है वो ट्रायल शुरू हो जाएगा। लेकिन मैंने तो जनाब यही बताया है मुख्तलिफ मुकदमात में, जो चीज़ हम देख रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, कि बेगम साहिबा मसालत नहीं करेंगी, क्योंकि उनको अभी चढ़ी हुई है कि वो आपको जो है ना वो अपनी टर्म्स के ऊपर लेकर आएंगी। लेकिन आपने बिल्कुल टर्म्स पर नहीं आना। 1 करोड़ की तो क्या बात है, 10 रुपए की चीज़ भी आपने बेगम के नाम नहीं करनी अब, ठीक है। अब उनका शौक़ है तो वो पूरा करें, केस लड़के पूरा करें, ठीक है। तो पहली फतह आपकी यही है इसके अंदर कि आपका खर्चा कम से कम लगे, क्योंकि खर्चा जब ज़्यादा लग जाता है तो बाप तो वहीं पे आधा केस वहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्योंकि वो फिर जो खर्चा उसने भरना है वही खर्चा बेगम इस्तेमाल करके उन्हीं पैसों से जो है वो केस लड़ती रहेगी, ठीक है। उसके ऊपर क्या बोझ, उसको क्या एहसास है जिम्मेदारी कि क्या होना है, वो तो जनाब खुश होगी कि जनाब देखो मैं अपने मंसूबे में कामयाब रही हूँ, कि मैं तंग कर रही हूँ, उसको परेशान रख रही हूँ। तो बहरहाल इन साहब की तो नीयत है अभी भी कि वो घर बसाएंगे। मैंने कहा जी मसालत की डेट आएगी, डेट पे आप देख लें। मेरा तजुर्बा यही कहता है कि ये बीबी अभी भी बाज नहीं आएगी और ये अपनी अकड़ में कायम रहेगी कि जनाब मैं कोई तीर मार लूँगी, ठीक है। तो बहरहाल ठीक है, घर बसाने का दावा भी आपने किया हुआ है। अगर मोहतरमा ये नहीं बसेंगी तो किसी तरीके से रिकॉर्ड पर ये चीज़ ले आई जाए अदालत की कि जनाब बीबी घर बसाने के लिए तैयार नहीं है। वो एक दफ़ा जब ऑर्डर में आ जाएगी तो ठीक है, फिर आप आज़ाद हैं, आप जाके दूसरी शादी करें, ठीक है। और मोहतरमा को रहने दें अपने वालिदैन के घर, वो खुश हैं अगर तो ठीक है, फिर वहाँ पे बसी रहें। आप दूसरी शादी करें और दूसरी बीवी अपने घर पे ले आएँ। तो ये थी जो जवाब दावा के ऊपर मैंने एक छोटी सी वीडियो जो है बनाने की कोशिश की है, और बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों की एक सोच डेवलप की जाए कि खर्चा के केसेस के अंदर जो है आपने किस तरीके से जवाब दावा को तैयार करना है। याद रहे कि ये खर्चा के केस में अभी सामान्य जहेज का कोई दावा नहीं हुआ है, ये सिर्फ बच्चों का खर्चा मांगा गया और बीबी ने अपना खर्चा मांगा है, ठीक है। तो ये सिर्फ खर्चे का केस है, और फिर उसमें कुछ FIR भी करवाई हुई है झूठी शौहर के ऊपर, और उसका भी मैंने आपको बता दिया कि वो चीज़ें भी मैंने जिक्र कर दी। फिर इन्होंने घर बसाने का दावा भी किया हुआ है। तो ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब बीबी घर छोड़ के जाती है तो आपका काम ही सबसे पहले ये कि आप घर बसाने का दावा करें, उसमें कैटेगोरिकली मेंशन करें हर चीज़ के, वो क्या लेकर गई है, किस हालत में गई है, क्यों गई है, ठीक है। कानूनी तौर पर अपने आप को महफूज करें आप, क्योंकि ये चीज़ें फिर बाद में जब हम डिले करते हैं, इनको वक्त पर नहीं करते हैं, तो ये बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। आखिर में ये बात बताता चलूँ कि जवाब दावा दाखिल करते वक्त, जमा करवाते वक्त अदालत में कई लोग ये गलती करते हैं कि जनाब गवाहान की फहरिस्त नहीं लगाते साथ। जनाब ये बाद में चल के आगे बहुत ज़्यादा सरदर्द का बायस बनता है, क्योंकि गवाहान की फहरिस्त लगाने के लिए आपको दरख्वास्त देनी पड़ती है, वो दरख्वास्त का जवाब फिर दूसरी पार्टी ने देना होता है,
वो दरख्वास्त एक्सेप्ट होगी, उसके बाद से जनाब अगर एक्सेप्ट हो गई फिर आप गवाहान की फहरस्त देने के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं है। तो जब आपने जवाब दावा दाखिल करना है तो जवाब दावा के साथ गवाहान की फहरस्त लगानी है। और फैमिली केस है, आप एक खुद हो जाएं मुद्दा अलैह खुद, और एक जो है वो गवाहान की फहरस्त में अपने वालिद का नाम डाल दें, अपने भाई का नाम डाल दें, अपने किसी घर के फर्द का जो साथ आपकी गवाही देंगे, और एक आधा कोई और डाल दें, कोई यार दोस्त वगैरह जो गवाही देने के लिए तैयार हो। और चलें अगर गवाही के वक्त कोई अवेलेबल नहीं भी होता तो कम से कम 2 लोगों की गवाही तो हो जाएगी, एक आपकी हो जाएगी, एक आपके फादर की या आपके भाई वगैरह की। और दूसरा आपने क्या काम करना है कि जब आपने जवाब दावा लिख रहे हैं, जवाब दावा में हर पैरा के अंदर जिस पैरा में कोई साथ आपने कोई सबूत लगाया है, कोई नकल लगाई है, तो उसको मेंशन करें उस पैरा के एंड पे आखिर में कि जी इस दस्तावेज की जो नकल है वो 7 लफ है। तो उससे क्या होगा कि आपके 3 काम जो है वो जवाब दावा के अंदर मैंने सेटल करवा दिए। एक तो ये है कि जवाब दावा खुद जो है आपने पूरा जो स्टेटमेंट लिखने होता है रिटर्न में, वो पूरा स्टेटमेंट जमा हो गया। उसके साथ में गवाहान की फहरिस्त भी लग गई, गवाहान की फहरिस्त का जो काम है वो भी ख़त्म हो गया। इसके बाद दस्तावेजी शहादत भी आपकी ऑलमोस्ट ही ख़त्म हो गई। क्या जब आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की स्टेज आएगी तो हो सकता है आपको, जब आपने जवाब दावा ही इतना अच्छा तैयार किया होगा, उसमें सारी डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की स्टेज पे भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका वो टाइम भी वेस्ट होने से बच जाएगा। इस तरह कई महीनों की जो एफर्ट है आपकी बच जाएगी और ये काम क्विकली जो है वो आगे प्रोसीड होगा और ये केस इस तरह जल्दी अपने अख्ताम को पहुंचेगा।